शीर्ष ने शिद्दत के हाथों को कसकर बेड से दबा दिया, जिसकी वजह से शिद्दत ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली, क्योंकि शिद्दत के हाथों पर पहले से कुछ निशान थे जो कि बयान कर रहे थे कि शिद्दत किन हालातों से गुजरी हुई थी। शिद्दत मुस्कुरा भी रही थी, लेकिन उसकी मुस्कुराहट में दर्द था। शीर्ष एक अकड़ के साथ शिद्दत को देख रहा था, जैसे कि वो कोई इंसान नहीं फर्नीचर हो जो टूट भी जाए तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने शिद्दत को कसकर पकड़ लिया और उसके निचले होठों को अपने होठों में हल्के से दबाया और अपनी आंखें बंद करके शिद्दत के होठों को चूमने लगा। शिद्दत की सिसकियां निकल रही थी और वही शीर्ष अपने पैरों से धीरे धीरे शिद्दत के पैरों को सहला रहा था। शिद्दत ने गुस्से में अपना चेहरा दूसरी तरफ किया तो शीर्ष आहें भरते हुए दूसरी तरफ शिद्दत के चेहरे के पास आ गया और खुद को जबरदस्ती शिद्दत को महसूस कराने लगा। शिद्दत बार बार उसका पैर अपने ऊपर से हटा रही थी, क्योंकि शीर्ष को महसूस करते हुए शिद्दत को घिना रही थी, लेकिन जितना वो उससे दूर होना चाहती थी उतना ही शीर्ष उसे अपने करीब खींच रहा था। शीर्ष ने एक एक करके शिद्दत की पूरी बॉडी को उसके कपड़ों से आज़ाद कर दिया, लेकिन इस बीच शीर्ष ने कोई इंसानियत नहीं दिखाई। ये आर तक कि उसके नाखून तक शिद्दत को बॉडी को नोच रहे थे। इस वक्त शिद्दत शीर्ष के सामने बिना कपड़ों के थी और शीर्ष के होठ शिद्दत के गले पर चल रहे थे। शीर्ष ने अपनी भी शर्ट की बटन खोलकर शर्ट साइड में गिरा दिया। बॉडी को देखकर ही अट्रैक्ट होना बनता था, लेकिन जब दिल में दर्द हो तो खूबसूरती नजर नहीं आती तब और शिद्दत को कहाँ से शीर्ष अच्छा लगता। शीर्ष शिद्दत के गले पर किस कर रहा था तो थोड़ी देर के लिए शिद्दत रिलैक्स हुई, क्योंकि उसे लगा शायद शीर्ष बह रहा था और वो नॉर्मल उसके साथ रहेगा, लेकिन जल्दी ही शीर्ष ने उसकी गलतफहमी दूर कर दी। अचानक ही शीर्ष ने उसके गले पर कसकर बाइट किया, जिसकी वजह से शिद्दत एकदम से चीख उठी और चीख में दर्द साफ साफ सुनाई पड़ रही थी। उसकी चीख सुनकर शीर्ष तिरछी मुस्कान के साथ बोला, यस ऐसे ही दर्द वाली चीख सुनना चाहता हूँ मैं तुमसे शिद्दत खुराना, क्योंकि तुम मेरा वो जुनून हो जिसे हासिल करना किसी के वश में नहीं और जिसे तड़पाना मेरा सुकून है। ऐसा कहते हुए शीर्ष ने शिद्दत की पूरी बॉडी को ऐसे बाइट से भर दिया और उसके साथ बहुत बुरी तरह से वो सब करने लगा जो कि एक लड़की किसी के साथ जबरदस्ती कभी नहीं करेगी। रात भर शिद्दत की चीखें और उसकी दर्द भरी आहें पूरे रूम में गूंज रही थी। रह रहकर शीर्ष उसके होठों को बाइट करके फिर से उसके निचले होठों का ब्लड को भी अपने होठों से अंदर की तरफ खींच रहा था, जिसकी वजह से शिद्दत को और दर्द हो रहा था। काफी वक्त बाद जब शीर्ष एकदम से थक गया तो वैसे ही शिद्दत के ऊपर लुढ़क गया। शिद्दत कहाँ उसके सामने बच्ची सी मासूम सी और वो पहलवान जानवर जैसा ... लेकिन फिर भी शिद्दत ने इसे अपने आप से दूर नहीं किया और वैसे ही सीलिंग के घूरने लगी। भले ही रात बीत रही थी, लेकिन शिद्दत की आंखों में दूर दूर तक नींद नहीं थी। वो कुछ सोच रही थी। उसकी सोच में कुछ लड़कियां एक साथ गोलगप्पे के स्टॉल पर खड़े होकर हंस रही थी। एक लड़की बोली, वाह शिद्दत, तुझे मानना पड़ेगा, कहाँ तू एक नॉर्मल सी पेंटर है, लेकिन तेरी शादी एक जाने माने बिजनेस टाइकून शीर्ष सिंह दीवान से होने जा रही है, और हम बेवकूफ़ यही सोच रहे थे कि हम पुलिस कांस्टेबल थे और इंस्पेक्टर से शादी हो गई। वही बड़े गर्व की बात है, तेरी शादी नॉर्मल किसी लड़के से होगी। विस्मयादिबोधक चिन्ह, बट तू तो डबल फास्ट निकली यार। उसकी बात पर शिद्दत सिर्फ गोलगप्पे खाते हुए मुस्कुरा रही थी तो दूसरी लड़की बोली, अब नहीं बोलना इसे। चोरी चोरी मिस्टर दीवान पर डोरे डाले हैं, अब इंडिया से डायरेक्ट ऑस्ट्रेलिया जाएगी। वाह, वैसे तुझे हमारी याद नहीं आएगी क्या शिद्दत? उद्धरण चिन्ह। उसकी बात पर शिद्दत के हाथ रुक गए और वो पलटकर तीनों लड़कियों को देखते हुए बोली, तुम तीनों ने सोच कैसे लिया? नैना, मेघना और तू सीरत, तू तो मेरी बहन है ना, तो तूने कैसे सोच लिया? तुम तीनों तो मेरी जान हो। ऐसा कहते हुए वो तीनों के गाले लग गई तो सीरत शिद्दत को देखते हुए बोली, तुम कुछ भी कहो शिद्दत, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जाकर बड़े बड़े घर में रहकर लग्जरी कार्स में घूमोगी, पार्टी करोगी, और वैसे भी शीर्ष सिंह दीवान तुम पर मरता है तो वो तुमसे इतना प्यार करेगा कि शायद तुम खुद को भी याद नहीं रख पाओगी तो हमें कहाँ से याद करोगी। ऐसा कहते हुए उसकी आंखों में पानी आ गए तो शिद्दत सबको अपनी बाहों में भरते हुए बोली, वो मुझे चाहे जितना प्यार कर ले, लेकिन तुम सब हमेशा मेरे दिल में रहोगी। ये सुनकर सब उसे देखकर मुस्करा दी। शिद्दत ये सब सोच रही थी कि तभी अचानक से दर्द की वजह से वो अपनी सोच से बाहर आई तो देखा सुबह हो चुके थे, लेकिन इस बार शीर्ष ने उसे फिर से कसकर पकड़ रखा था। वो रोना चाहती थी, लेकिन जाने क्यों वो अपने आप को रोने से रोक रही थी। कुछ वक्त बाद शीर्ष की आंखें खुली तो वो एकदम से उठ गया और शिद्दत को देखने लगा, जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे लेकिन आंखें लाल थी। तो उसने कसकर शिद्दत की कमर को पकड़ लिया तो दर्द से शिद्दत ने अपनी आंखें बंद कर ली। शीर्ष मुस्कुरा कर उसके ऊपर से उठते हुए तंज कसते हुए बोला, वैसे बिस्तर के लिए तुम बहुत अच्छी हो।
ऐसा कहकर वो वॉशरूम की तरफ चला गया। उसके जाते ही शिद्दत ने अपने आप को देखा, उसकी पूरी बॉडी अब लाल से नीली हो चुकी थी। शीश के बाइट के निशान उसे बहुत दर्द दे रहे थे। शिद्दत खुद को संभालते हुए खड़ी हुई, लेकिन एक तेज दर्द के कारण वो वही बैग पकड़कर उसके पास बैठ गई और रोने लगी। अब शिद्दत पूरी तरह से टूट चुकी थी और बस वो शीश के सामने अपने आंसू नहीं दिखाना चाहती थी। वही शीश वॉशरूम में वॉल पर हाथ रखकर शावर ले रहा था और उसके होठों पर एक जंग जीतने वाली मुस्कान थी। तुम्हारी तरफ का वो आईना हूँ मैं, हूँ तुम्हें हर सुबह हर शाम देखना होगा। जिंदगी तुम्हारी मेरे नाम है तो तबाही का मंजर सरेआम देखना होगा। एक तरफ शिद्दत की लाइफ हेल बनी हुई थी और वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। दूसरी तरफ इंडिया, उत्तर प्रदेश, आजमगढ़, मुबारकपुर पुलिस स्टेशन में एक इंस्पेक्टर जो कि अपनी चार पर बैठकर मुस्कुराते हुए एक लड़की की तस्वीर देख रहा था। फिर वो अपनी सेंशुअल वॉइस में बोला, सीरत 3 दिन बाद तुमसे मिलने जा रहा हूँ, कितना तड़पाओगी यार। यू नो दैट आई रियली लव यू। ऐसा कहते हुए उसने सीरत की फोटो पर किस कर लिया। वो सीरत के लिए अपनी तड़प को बयां कर ही रहा था कि तभी एकदम से पुलिस स्टेशन का फोन बजा। इंस्पेक्टर ने कॉल रिसीव किया तो सामने से आवाज आई, इंस्पेक्टर विवेक आप कहाँ हैं? आपको पता भी है जुनैद खान जेल से भाग गया है, निकलो उसे और पकड़ो। उसकी बात पर सामने से इंस्पेक्टर विवेक बोला, ओ माय गॉड सर, यू डोंट वरी, मैं निकलता हूँ। इतना कहकर उसने टेलीफोन रख दिया और अपने सभी कांस्टेबल को देखते हुए कहा, टीम हरी अप। जुनैद खान जेल से फरार हो गया है, हमें निकलना होगा। ऐसा कहते हुए उसने अपनी कैप ली और सारे कांस्टेबल को लेकर वहां से निकल गया। कांस्टेबल के साथ 2 पुलिस इंस्पेक्टर और भी विवेक के साथ गए हुए थे। उनके जाते ही एक कांस्टेबल जो कि अभी वही था, उसने अपना फोन निकाल कर किसी को कॉल किया और बोला, अभी यहाँ से इंस्पेक्टर विवेक, इंस्पेक्टर आर्चिव और इंस्पेक्टर नीले जुनैद खान को पकड़ने निकले हैं। उसने इतना ही कहा था कि तभी बाहर से आवाज आई, कहाँ हो हरिलाल? उसकी बात पर हरिलाल चिल्लाकर बोला, आया सर, उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर वो भी उनके साथ निकल गया। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया में शीश रेडी होकर अभी अपने रूम में ही था और लैपटॉप ओपन करके अपने घर के सारे कैमरास चेक कर रहा था और तभी उसकी नजरें शिद्दत पर गई जो कि पोछा लगा रही थी और उसके साथ कुछ ऐसा हुआ कि उसे देखकर शीश की आंखें बड़ी हो गई और उसके हाथ लैपटॉप पर कस गए। आखिर क्या हुआ शिद्दत के साथ? क्या फिर से हैवानियत दिखाएगा शीश? शीश का गुस्सा बढ़ गया था क्योंकि लैपी में इस वक्त भी शिद्दत पोछा लगा रही थी कि तभी वहां पर ब्लडी आ गई। शिद्दत को देखकर ब्लडी की आंखें लाल हो गई, लेकिन वो एक स्माइल अपने चेहरे पर लाते हुए बोली, व्हाट हैपेंड? मतलब कि शीश के ऑफिस के लायक भी नहीं हो तुम तो, इसलिए ही तो तुम्हें यहाँ को सर्वेंट बना कर रखा है, तो कम से कम ये काम डेफिनेटली क्लियर करो। क्या पता कोई यहाँ से भी जाना पड़ जाए, वैसे जाना तो है तुम्हें एक दिन। ऐसा कहते हुए उसने शिद्दत के बालों को कसकर पकड़ लिया और उसे उठाते हुए बोली, वैसे ऐसा क्या है तुम्हारे अंदर जो कि मेरा शीश तुम्हें इस घर से और अपनी लाइफ से नहीं निकाल रहा है? बट आई थॉट वो मेरा वेट कर रहा है जिस दिन मैंने उससे कह दिया ना कि मैं उससे शादी करूंगी। देखना तुम उस दिन ही वो तुम्हारा नशा छोड़कर मेरा नशा करेगा। अरे तुम्हें तो वो मिसेज शीश सिंह दीवान ना समझता है और ना ही कहता है। सोचो ना कि क्वींसलैंड में आज भी सब शीश सिंह दीवान को मोस्ट एलिजिबल बैचलर समझते हैं और तुम्हें एक सर्वेंट के अलावा कुछ भी नहीं। सबको लगता है कि जो भी शीश सिंह दीवान की वाइफ होगी कितनी लकी होगी, लेकिन तुम सोचो ना कि तुम लकी होते हुए भी अनलकी हो। ऐसा कहते हुए ब्लडी ने शिद्दत के बालों को कसकर खींचा तो शिद्दत के मुंह से चीख निकलने लगी। वो अपने आप पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका दर्द इस वक्त उसके बालों से ज्यादा उसके दिल में हो रहा था, क्योंकि रात भर शिद्दत ने शीश की दरिंदगी झेली थी और अब ब्लडी की झेल रही थी। शिद्दत बार बार ब्लडी के हाथों को अपने बालों से हटाने की कोशिश कर रही थी। वहीं जब शीश ने ये सब देखा तो उसने लापी बंद कर दिया और अपनी जैकेट हाथ पर रखकर अपने दांत पीसते हुए बोला, व्हाट द हेल? ऐसा कहते हुए वो इस बार एटीट्यूड के साथ अपने तेज कदमों के साथ बाहर आया तो देखा अभी भी ब्लडी शिद्दत के साथ बदसलूकी कर रही थी। उसे इस तरह से देखकर शीश आगे आया और ब्लडी के हाथों को शिद्दत के बालों से दूर कर दिया तो शिद्दत उम्मीद भरी नजरों से शीश को देखने लगी, लेकिन उसे नहीं पता था कि शीश को उस पर कोई रहम नहीं। शीश ने ब्लडी का हाथ चूमते हुए कहा, बेबी व्हाट आर यू डूइंग? तुम ऐसी सर्वेंट को टच करके अपने हाथ गंदे कर रही हो। शी इज सो डर्टी यार। देखा नहीं अभी वो वाइप कर रही है, सो प्लीज स्टे अवे फ्रॉम हर। इतना कहकर उसने शिद्दत की तरफ देखा और बोला, एंड यू डू योर वर्क, उद्धरण चिन्ह। ऐसा कहकर उसने ब्लडी की तरफ एक एटीट्यूड के साथ देखा और उसके गाल पर अपनी उंगलियां फेरने लगा।
वही शिद्दत से ये सब देखा नहीं जा रहा था, लेकिन इसलिए वो अपना काम करने लगी। वो बैठकर फिर से पोछा मार रही थी कि तभी शीर्ष ने अपना एक पैर उसके हाथ पर रख दिया और अपने जूते से उसके हाथों को कसकर मसलने लगा। शिद्दत अचानक ही शीर्ष को देखने लगी तो शीर्ष ने मुस्कुराकर ब्लडी को देखते हुए कहा, बेबी अगर पनिश करना है तो ऐसे करो कि पेन दे दो और हमें टच भी न करना पड़े। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर ब्लडी शीर्ष की कमर पर हाथ रखते हुए बोली, सो चले बेबी। उसकी बात पर शीर्ष ने एक नज़र शिद्दत को देखा जो कि शीर्ष का पैर हटाने की कोशिश कर रही थी लेकिन हटा नहीं पा रही थी। शीर्ष ने अपने दिल भर जाने तक शिद्दत को दर्द दिया और फिर ब्लडी के साथ बाहर की तरफ निकल गया। उसके जाते ही शिद्दत ने अपने हाथ को देखा, उसकी उंगलियों के छिल जाने की वजह से खून आ रहा था और शिद्दत की आंखों से आंसू। तो वो भागते हुए अपने रूम में आई जहां पर न कोई बेड था और ना ही कोई टेबल, बस एक साइड कुश की मत रखी गई थी और एक बोतल था। शिद्दत को दर्द इतना हो रहा था कि वो बिना मत के ही सो गई। नींद न बड़ी ही आ रही थी लेकिन दर्द की वजह से बस रोना आ रहा था। वो दर्द में चीखते हुए बोली, मम्मा कहाँ हो आप? प्लीज मिल जाओ मम्मा, एक बार मेरे सामने आ जाओ तो मिल जाओ मम्मा, एक बार मेरे सामने आ जाओ तो इस कैद से बाहर आ जाऊं बस प्लीज मम्मा, आई नीड योर मम्मा। ऐसा कहते हुए शिद्दत अपने चेहरा अपने घुटनों में छुपा कर रो रही थी। इंडिया, उत्तर प्रदेश, आजमगढ़ के चौराहे पर इंस्पेक्टर आर्चिव, इंस्पेक्टर निलय और इंस्पेक्टर विवेक ने कई सारे माफियाओं को घेर रखा था। वो माफिया चीफ तो नहीं लेकिन उनसे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती थी। इंस्पेक्टर आर्चिव और निलय दूसरी तरफ गए हुए थे और इंस्पेक्टर विवेक बस एक साइड कुछ कांस्टेबल के साथ उन गुंडों को घेरे हुए थे जो जुनैद खान को हाइड कर रहे थे। तीनों आपस में ब्लूटूथ से कनेक्टेड थे। विवेक लगातार आर्चिव और निलय से बात कर रहा था। एक साइड से बहुत ज्यादा फायरिंग की आवाज आ रही थी तो विवेक जल्दी से बोला, आर्चिव आर यू देयर? आर्चिव रिप्लाई फास्ट, आर यू देयर? व्हाट हैपेंड? क्या हो रहा है वहां पर? लेकिन सामने से कोई आवाज नहीं आ रही है। तो इस बार विवेक ने निलय को आज देते हुए कहा, निलय आर यू देयर? आर यू लिसनिंग मी? उसकी बात पर दर्द में तड़पती हुई सामने से आवाज आई, विवेक शायद हम आज वापस ना मिल पाए क्योंकि हमें बहुत बुरी तरह से घेर लिया गया है और शायद हम न बचे तो प्लीज मेघना और नैना का ख्याल रखना, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तेरे ऊपर है विवेक। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात पर विवेक चिल्ला कर बोला, बट तू बताएगा कि तुम हो कहाँ पर? ऐसा कहते हुए विवेक उस साइड निकल रहा था जिस तरफ निलय और आर्चिव गए हुए थे, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आ रहे थे। तो विवेक चिल्ला कर बोला, निलय कुछ नहीं होगा तुम दोनों को, और मैं कुछ नहीं होने दूंगा। उस जुनैद को साथ मिलकर पकड़ेंगे। मैं आ रहा हूँ, जस्ट वेट फॉर मी। उसकी बात पर निलय लगभग दर्द में रुक रुक कर बोला, सॉरी लेकिन तेरे पास तेरी बेटी आयांशी भी है, प्लीज तू मत आना इधर बहुत खतरा है प्लीज मेरे दोस्त। उसने इतना ही कहा था कि तभी विवेक फिर से बोला, आर्चिव, निलय प्लीज। लेकिन आगे विवेक की आवाज ही नहीं निकल पाई थी क्योंकि उसे गोलियों की आवाज सुनाई दी और निलय और आर्चिव के एक साथ चीखने की। ये सुनकर विवेक के कदम सुन पड़ गए थे। कांस्टेबल आसपास आर्चिव और निलय को ढूंढ रहे थे लेकिन दोनों कहीं नजर नहीं आ रहे थे। यहाँ तक कि जो कांस्टेबल उनके साथ गए थे वो भी कहीं नजर नहीं आ रहे थे। वहीं दूसरी तरफ आजमगढ़ के एक मार्केट एरिया में एक ही प्लॉट के 3 घरों में से 3 लड़कियां बाहर आई। एक लड़की बाकी 2 नो को देखते हुए बोली, तुमको पता है वो आज आएंगे, उन्होंने कहा है। वैसे भी आयंशी जिद कर रही थी तो उन्हें तो आना ही था और निलय जी और आर्चिव जी भी आएंगे, इतने वक्त बाद उनसे मुलाकात होगी ना। ऐसा कहते हुए वो चहक रही थी तो दोनों लड़कियां एक साथ उस लड़की को देखते हुए बोली, वाह मिसेज सीरत विवेक कश्यप, आप तो बड़ी ब्लश कर रही है। ये सुनकर सीरत मुस्कुरा कर बोली, ये इस मिसेज नैना एंड मिसेज मेघना। लेकिन मैं सोच रही थी कि हमारी इस एनिवर्सरी पर हम क्यों ना शिद्दत को भी इंडिया बुला ले। जब से शादी हुई मैडम की वो तो हमें भूल ही गई है, हम ही याद कर लेते हैं व्हाट से। इस पर मेघना बोली, वैसे आइडिया बुरा नहीं है बट मैडम तक न्यूज पहुंचाएंगे कैसे? उसकी बात पर सीरत मुस्कुरा रही थी। उसे इस तरह से देखकर नैना और मेघना दोनों ही समझ गई थी कि जरूर सीरत के दिमाग में प्लानिंग आ गई थी। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में विवेक आया। इस वक्त उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। वो अपने दोस्तों के साथ कुछ कांस्टेबल को खोकर आया था। यहाँ तक अभी तक उनकी बॉडी भी नहीं मिली थी कि तभी तक हरिलाल भागते हुए आया और विवेक को देखते हुए बोला, मुझे पता है सर कि उनकी बॉडी हमें कहाँ मिल सकती है और जुनैद खान कहाँ मिलेगा। मैं आर्चिव और निलय सर को नहीं बचा पाया लेकिन मैं उन्हें मारने वाले को सजा दिलाना चाहता हूँ, बस इसलिए ही मुश्किल से यहाँ तक पहुँचा हूँ।
ये सुनकर विवेक उसे देखे जा रहा था क्योंकि हरिलाल भी खून से लथपथ था। ऐसा लग रहा था कि वो भी मर जाएगा। वो गिर रहा था का बड़ी ही तभी विवेक ने उसे थाम लिया और बाकी कांस्टेबल को देखने लगा। दूसरी तरफ नैना और मेघना दोनों ही बाहर खड़ी थी और सीरत पोस्ट ऑफिस के अंदर गई हुई थी। नैना और मेघना भी खुश थी कि इस एनिवर्सरी पर सब मिल जाएंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनकी खुशियों को ग्रहण लग चुका था। सीरत बाहर आ ही रही थी कि तभी एक वैन आए और उसमें से कुछ आदमी निकलकर बाहर आए और जबरदस्ती नैना और मेघना को पकड़कर अंदर खींच लिया और लेकर निकल गए। सीरत ये देखकर चिल्लाते हुए वैन के पास आ ही रही थी, लेकिन वो वैन वहां से निकल चुकी थी। ये देखकर सीरत घबरा गई और विवेक को कॉल करने लगी, लेकिन दूसरी तरफ विवेक टूटा हुआ था और सीरत का कॉल ही रिसीव नहीं कर रहा था। ये देखकर सीरत परेशान हो गई। ऑस्ट्रेलिया क्वींसलैंड, रात का वक्त। शिद्दत सारे काम कर चुकी थी। वो उठी और अब शीर्ष के रूम की सफाई करने लगी कि तभी ड्रॉवर में उसे एक फोटो फ्रेम दिखी जिसमें शीर्ष शिद्दत को सिंदूर लगा रहा था और शिद्दत सिर झुकाकर मुस्कुरा रही थी। उसे देखकर शिद्दत के होठों पर एक दर्द भरी मुस्कान आ गई। वो रोते हुए बोली, कितना खुशनसीब समझती थी खुद को, मुझे शीर्ष सिंह दीवान मिला है। लेकिन महलों की दीवारों में भी रोने की आवाजें आती है। सबको लगता है कि महलों में रहने वाली औरतों के पास हजार खुशियां होती है, लेकिन उनका दर्द देखने वाला कोई नहीं होता। ऐसा कहते हुए उसने तस्वीर रख दी और अपने आंसुओं को पोंछकर पलट गई। सामने देखकर शिद्दत के होश उड़ गए थे क्योंकि सामने शीर्ष खड़ा था, जिसके होठों पर एक मुस्कान थी और उसकी आंखें लाल थी। उसके एक हाथ में वाइन की बोतल थी और उसकी शर्ट की कुछ बटन खुली हुई थी। गाल पर कुछ लिपस्टिक के निशान थे और टाई लूज थी और वो बस शिद्दत को अजीब नजरों से देखे जा रहा था। उसका ये रूप देखकर शिद्दत एक बार के लिए सहम गई, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत की और उसके साइड से जाने लगी कि तभी एकदम से शीर्ष ने शिद्दत को पकड़कर उसे वही दूर से लगा दिया और उसके साइड में स्टाइल से अपना हाथ रखते हुए बोला, वेयर आर यू गोइंग माँ? छोटी ही सेज शिद्दत, शीर्ष सिंह दीवान, तुम्हारा हस्बैंड अभी घर आया तो तुम कहाँ चली? उसकी बात पर शिद्दत घबराते हुए बोली, मैं आपके लिए डिनर ले आती हूँ मिस्टर दीवान, आई विल बी बैक। ऐसा कहकर वो जाने को हुई कि तभी शीर्ष ने उसे कसकर पकड़कर फिर से वही लगा दिया और बोला, नो मिसेज शीर्ष सिंह दीवान, नो अभी कुछ नहीं चाहिए, तुम्हें मेरे साथ सोना होगा। ये सुनकर शिद्दत उसे देखे जा रही थी। वो हद से ज्यादा कंफ्यूज थी और उसके चेहरे पर अजीब भाव थे। मिस्टर शीर्ष सिंह दीवान, आपका दिमाग खराब हो गया है। क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए मुझे। आपके दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग नहीं है तो आप ये सब उद्धरण चिन्ह। शिद्दत ने इतना ही कहा था कि तभी शीर्ष ने शिद्दत के दोनों हाथों को सोफे के क्राउन से लगा दिया और ऊपर करते हुए उसके करीब आते हुए कहा, डोंट स्पीक शिद्दत, आई जस्ट वॉन्ट यू। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर शिद्दत को बहुत अजीब लग रहा था। शीर्ष बहुत ही कम टाइम में कुछ बोलता था। उसके चेहरे पर हमेशा एटीट्यूड ही रहा था, हमेशा एक सख्त ऑरा होता था जिसकी वजह से हमेशा से शिद्दत घबराई हुई सी रहती थी। लेकिन इस वक्त शिद्दत को गुस्सा आ रहा था और वह सिर्फ ऐसा लग रहा था कि चेहरे से ही, लेकिन शिद्दत से रिक्वेस्ट कर रहा था। शिद्दत ने शीर्ष का हाथ अपनी कमर से हटाया और उसे दूर करके एक वार्निंग वाली वॉइस के साथ बोली, मिस्टर दीवान, मुझसे दूर रहिए। उद्धरण चिन्ह। ऐसा कहते हुए उसने शीर्ष को अपने ऊपर से हटाने की कोशिश की, लेकिन तब तक शीर्ष ने उसके ऊपर के कपड़े को फाड़ दिया था। ये देखकर शिद्दत बहुत ज्यादा घबरा गई। उसे गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन शीर्ष की आंखें पूरी तरह से लाल हो गई थी। वह शिद्दत के होठों को बहुत बुरी तरह से अपने होठों में लेना चाहता था। उसने शिद्दत के होठों की तरफ अपने होठों को बढ़ाया ही था कि तभी शिद्दत ने अपनी पूरी ताकत के साथ शीर्ष को अपने आप से दूर धकेल दिया और शीर्ष वही सोफे पर से गिर गया। शिद्दत उठी और वहां से जाने को हुई, लेकिन तभी शीर्ष ने उसके पैर को पकड़ लिया जिससे शिद्दत गिर गई। वह पीठ के बगल गिरी हुई थी और वहां से निकलन एक ही कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी शीर्ष एकदम से उसके ऊपर आ गया। शिद्दत पेट के बगल थी और शीर्ष भी उसके ऊपर पेट के बल ही लेट गया और पीछे से ही उसकी गर्दन पर किस करने लगा। शिद्दत को ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई उसे पिंजरे में कैद करके टॉर्चर कर रहा था। वह रोना चाहती थी, लेकिन रोना एक वीक वूमेन की क्वालिटी थी और शिद्दत वीक नहीं बनना चाहती थी। वह अभी भी अपने हाथों से शीर्ष को अपने आप से दूर कर रही थी। तो शीर्ष ने शिद्दत के बालों को कसकर पकड़ लिया और उसके गर्दन पर किस करते हुए वह बोला, यू नो दैट योर स्मेल इज वेरी बेटर। तुम्हारी स्मेल मुझे घायल और पागल करती है शिद्दत। ऐसा कहते हुए उसने शिद्दत को पलट दिया और उसके कंधे से उसकी कुर्ती को हटाते हुए उसके कंधे पर किस करने लगा। शिद्दत पूरी तरह से शीर्ष के पैरों से जकड़ी हुई थी और शीर्ष बहुत बुरी तरह से शिद्दत को चूम रहा था। यहाँ तक कि उसने शिद्दत की कमर से लेकर उसके पेट तक के कपड़े को रिमूव कर दिया था और उसके पेट पर किस कर रहा था।
शिद्दत समझ रही थी कि शीर्ष इस वक्त उसके साथ इंटीमेट होना चाहता था। इस वक्त ड्रिंक करने की वजह से उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था और वह शिद्दत के सामने ही इतना वीक होता था, ये भी शिद्दत को बहुत अच्छे से पता था। तो उसने शीर्ष को पकड़ लिया और बोली, मैं नींबू पानी लेकर आती हूँ। उद्धरण चिन्ह। ऐसा कहकर वह उठने को हुई, तभी शिद्दत के पैरों को एक और बार शीर्ष ने पकड़ लिया और उसे अपने नीचे करके उसकी कमर पर हाथ रखते हुए बोला, मिसेज शिद्दत शीर्ष सिंह दीवान, What are you doing? Maybe you forgotten that you are my wife. ऐसा कहते हुए शीर्ष ने शिद्दत के होठों को अपने होठों में लिया। शिद्दत उसका सपोर्ट बिल्कुल नहीं कर रही थी और शीर्ष को शिद्दत का सपोर्ट चाहिए था, तो वह थोड़ा सा शिद्दत से दूर हुआ और हल्के से शिद्दत के निचले होठों को बाइट करते हुए बोला, मिसेज दीवान, याद रहे कि बार बार ना दिलाना पड़ता है, That you are my wife, so support me in romance. उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर शिद्दत को इस वक्त घिन आ रही थी, लेकिन उसे पता था कि शीर्ष उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। शीर्ष ने लगभग शिद्दत के सारे कपड़ों को उतार दिया था और वह इस वक्त शिटन के सीने को सहला रहा था। शिद्दत को दर्द हो रहा था क्योंकि शीर्ष के टॉर्चर की वजह से उसकी पूरी बॉडी में पेन था। शीर्ष उसके सीने पर बाइट कर रहा था और उसके पैरों को, उसकी थाइस को सहला ही रहा था कि तभी एकदम से शिद्दत को महसूस हुआ कि शीर्ष की सांस भारी हो गई थी। उसने हल्की से नज़र उठाकर देखा तो शीर्ष उसके सीने पर सर रखकर सो रहा था, लेकिन नींद में भी वह शिद्दत के सीने को सहला रहा था और उसके सीने पर किस कर रहा था। ये देखकर शिद्दत ने अपनी आंखें बंद कर ली और एक सुकून की सांस ली। उसके बाद शीर्ष को अपने ऊपर से हटाकर दूसरी तरफ धकेल दिया और उठी और बैठकर अपने कपड़ों को सही करने लगी। आज शिद्दत ने एक नॉर्मल सा फुल क्रॉप टॉप पहना था और नीचे एक स्कर्ट पहनी हुई थी जो कि लॉन्ग थी, लेकिन शीर्ष ने उसे उठाकर उसके थाइस के ऊपर कर दिया था, जिसकी वजह से शीर्ष के हाथों के निशान शिद्दत की थाइस पर नजर आ रहे थे। ये देखकर शिद्दत ने अपने पैरों को कवर किया और शीर्ष को उठाने लगी। शिद्दत ने बहुत मुश्किल से शीर्ष को खड़ा किया और उसे अपने सहारे लेकर रूम में आई। फिर उसने शीर्ष को बेड पर डाल दिया और वहां से जाने को हुई, लेकिन तभी शीर्ष ने उसकी कमर को कसकर पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ खींच लिया। अब शिद्दत को पता था कि वह चाह कर भी शीर्ष से दूर नहीं जा सकती थी। नशे की हालत में जब भी शीर्ष उसे ऐसे पकड़ता था वह चाह कर भी छूट नहीं पाती थी। तो शिद्दत घबराई हुई सी शीर्ष को देखे जा रही थी, तभी उसने एकदम से उसके गाल पर किस किया और बोला, आई जस्ट वॉन्ट यू यस्टरडे, आई जस्ट वॉन्ट यू। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर शिद्दत कुछ की आंखें जैसे चमक गई और वह अपने मन में बोली, इस वक्त होश में नहीं है, माँ का पता पूछ सकती हूँ मैं। उद्धरण चिन्ह। तो उसने एकदम से शीर्ष का कॉलर पकड़ लिया और बोली, वेयर इज माई मॉम, प्लीज माँ कहाँ है, माँ कहाँ है, शीर्ष बताओ मुझे, शीर्ष टेल मी प्लीज, शीर्ष। उद्धरण चिन्ह। लेकिन शीर्ष शायद बेहोश हो चुका था, लेकिन अभी भी उसके हाथ पैर शिद्दत की पूरी बॉडी पर चल रहे थे। शिद्दत को गुस्सा आ रहा था अपने आप पर, शीर्ष पर, लेकिन वह रोने के अलावा कुछ कर नहीं सकती थी। फिर उसकी आंखें एकदम से चमक गई और वह बोली, यह अभी होश में नहीं है, आसपास देखते हूँ, आयदमा तक पहुंचाने का कोई तो क्लू मिल सकता है मुझे। उद्धरण चिन्ह। ऐसा कहते हुए उसने पूरी ताकत से शीर्ष का हाथ अपनी कमर से हटाया और उठ गई और शीर्ष का पूरा रूम चेक करने लगी। रात का वक्त, इंडिया, आजमगढ़ रेड लाइट एरिया। एक बड़े से खंडहर जैसे घर में इस वक्त नैना और मेघना को रखा गया था। नैना और मेघना दोनों ही एक पास बैठी हुई थी और घबराई हुई सी थी। आसपास बहुत सारे आदमी थे जो गन लेकर और नाइफ लेकर, बहुत सारे ना जाने कितने हथियार, कितने ड्रग्स के साथ वहां पर खड़े थे, जिन्हें देखकर नैनो और मेघना की हालत खराब हो रही थी। तभी वहां पर एक लंबा सा आदमी आया। उसे देखकर एक गार्ड आगे आते हुए बोला, अशफाक मियां, यही है इंस्पेक्टर आर्चिव और इंस्पेक्टर निले की बीवियां। उद्धरण चिन्ह। तो अशफाक ने उसे गुस्से में देखते हुए कहा, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी, हिमाकत हुई कैसे जो तुमने इन्हें इंस्पेक्टर आर्चिव और इंस्पेक्टर निले की बीवियां कहा, आज से यह हमारी बेगम है। ये सुनकर नैना और मेघना दोनों ही अशफाक को देखने लगी। तभी अशफाक को जैसे कुछ याद आया और उसने गार्ड की तरफ देखकर एक भयानक आवाज में कहा, और वह इंस्पेक्टर विवेक की बीवी कहाँ पर है, सुना है सबसे ज्यादा खूबसूरत तो वही है, उसे नहीं ले आए। उद्धरण चिन्ह। तो दूसरा गार्ड डरते हुए बोला, वह मियाँ, वह कहीं पर नजर नहीं आ रही थी, हमें इन्हें लेकर निकलना था, इसलिए इन्हें लेकर आए। उद्धरण चिन्ह। इस पर अशफाक मुस्कुरा दिया और नैना के पास आया। ये देखकर मेघना और नैना दोनों ही पीछे सड़क पर वॉल से लग गई। अशफाक ने दोनों के होठों पर एक साथ उंगलियां फेरी और फिर नैना को देखत हुए कहा, वैसे हमारी नई बेगम में बहुत ज्यादा खूबसूरत है, क्यों ना एक लाइव टेलीकास्ट हो जाए, उनके साथ वीडियो बनाया जाए, उनके साथ है ना बेगम साहिबा। उद्धरण चिन्ह। तो नैना गजरते हुए बोली,
तू जानता नहीं है मेरे पति कितने अच्छे ऑफिसर हैं, अगर उन्हें पता चला कि तू हमें यहाँ पर ले आया है। उद्धरण चिन्ह। उसने इतना ही कहा था तभी अशफाक ने गुस्से में नैना के बालों को कसकर पकड़ लिया और उसके होठों को अपने होठों के करीब ले आया। उसके मुंह से इतनी बुरी दुर्गंध आ रही थी कि नैना से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वह बार बार अपना चेहरा दूसरी तरफ करने की कोशिश कर रही थी। तभी अशफाक ने उसकी साड़ी को खोलते हुए कहा, अब यही तुम्हारा शौहर है और तुम दोनों को इसके साथ अपनी हर रात गुजारनी होगी बेगम। उद्धरण चिन्ह। ऐसा कहकर उसने नैना को कसकर पीछे की तरफ झटक दिया। नैना की साड़ी पूरी तरह से खुल चुकी थी। ये देखकर मेघना ने जल्दी से अपना हाथ बढ़ाकर उसकी बॉडी को कवर करने की कोशिश की तो अशफाक ने पलटकर मेघना को देखा और चिल्लाकर भयानक आवाज में बोला, उसे छूने की जरूरत नहीं है बेगम, क्योंकि कुछ ही वक्त में तुम्हारा हाल भी इस तरह से ही होने वाला है। ये सुनकर मेघना भी कांप गई। अशफाक ने जाते हुए अपने आदमियों से कहा, हमारी बेगमों को बिल्कुल तवायफ की तरह तैयार किया जाए, आखिर आज रात को वह हमारे साथ तवायफ जैसा ही तो रिश्ता मुकम्मल करने वाली है। 11। ऐसा कहते हुए उसने पलटकर नैना और मेघना दोनों को हवस भरी नजरों से देखा और दोनों की पूरी बॉडी को स्कैन करके मुस्कुराकर वहां से निकल गया। अब नैना और मेघना दोनों ही एक दूसरे को पढ़कर सिस्क कर रही थी, क्योंकि कहीं से उन्हें मदद के आसार नजर नहीं आ रहे थे। आर्चिव और निलय कहाँ थे ये भी उन्हें पता नहीं था। दूसरी तरफ विवेक परेशान हो गया था। सीरत का मैसेज उस तक पहुंच गया था कि नैना और मेघना दोनों को जुनैद खान के गुंडे उठाकर ले गए थे। ये बात सीरत को तो नहीं पता था कि कौन से गुंडे उठाकर लेकर गए थे, लेकिन विवेक को पता चल चुका था। वह घबराया हुआ था, इधर उधर घूम रहा था। उसे हेड ऑफिस से भी कॉल आ चुका था कि वह तब तक जुनैद खान के खिलाफ कुछ न करे जब तक वहां से ऑर्डर न मिले। नैना मेघना गायब थी। वह हाथ भरे कैसे बैठ सकता था। फिर उसने अपने सारे हवलदार की तरफ देखा और बोला, आप सब हमारे साथ हैं। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सारे के सारे आगे आ गए। हरीलाल भी आगे आया और उसने उठकर कहा, जी साहब, हम सब आपके साथ हैं और आपको पता है मैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी निकाली है जुनैद खान के बारे में। उद्धरण चिन्ह। ऐसा कहते हुए उसने एक मैप विवेक के सामने रखा और उसे दिखाते हुए बोला, यह उसका वही अड्डा है जहां पर वह सारे अपने बुरे कामों को अंजाम देता है। ये वही खंडहर था जहां पर नैना और मेघना को रखा गया था। उद्धरण चिन्ह। उसे मैप को देखकर विवेक के होठों पर एक मुस्कान आ गई और आंखों में चमक। उसने हरीलाल को देखते हुए कहा, तुमने मेरा बहुत बड़ा काम कर दिया है हरीलाल, अब मैं जा सकता हूँ। बस हेड ऑफिस तक ये बात पहुँचनी नहीं चाहिए, लेकिन उसके पहले मुझे एक काम करना है। तुम लोग यहाँ पर सारी तैयारी करो, मैं बस अपनी बीवी से मिलकर आना चाहता हूँ। ये सुनकर सब विवेक को देखने लगे, तब उसके दिल की हालत समझ रहे थे। आर्चिव और निलय दोनों शहीद हो गए थे। विवेक को नहीं पता था कि वह जिंदा वापस आएगा कि नहीं आएगा, इसलिए वह लास्ट टाइम सीरत और अपनी बेटी आयांशी से मिलन चाहता था। वो पुलिस स्टेशन से अपने घर के लिए निकल गया।